Hello students, this is Dr. परशुराम पवार फ्रॉम आयुर्ज्ञान एकेडमी। आज हम चरकोक्त गण सीखने वाले एआईपीजीटी का जो प्रिपरेशन होता है उसमें चरकोक्त गणों पे भी अब तक एक दो एमसीक्यू आए गए। 2020 की जो एंट्रेंस थी एआईपीजीटी की उसमें उदर्द प्रशमन गण में अर्जुन का समावेश है, ऐसा एमसीक्यू आया था। तो अभी आज इस वीडियो में हम ये पढ़ने वाले हैं कि चरकोक्त गणों को रिकॉल कैसे करना है, क्योंकि लड़के क्या करते हैं खाली गण पढ़ के आगे चले जाते हैं, लेकिन उसमें से 10 के 10 ड्रग आपको ध्यान में कैसे रखने हैं इसका टेक्निक हम बताने जाने वाले हैं। तो सैंपल के तौर पर हमने यह इस वीडियो में 3 गण लिए हैं और उसमें हम ये टेक्निक भी बताने वाले हैं कि इन गणों को आपको ध्यान में कैसे रखने हैं। तो स्टूडेंट्स आपको करना क्या है कि काफी लड़के क्या करते हैं खाली पढ़ते, लेकिन एक मेरा एक्सपीरियंस है कि आपको कोई भी चीज अगर कंसेप्चुअली उसकी कंसेप्ट आप अगर पहले ध्यान में रखोगे या तो उसको अच्छी तरह से ध्यान में रख के उसको अगर रिकॉल करेंगे तो लॉन्ग टर्म तक आप कोई भी चीज ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि आपको एंट्रेंस की पढ़ाई करते वक्त 1 साल तक उसको ध्यान में रखना पड़ता है। और अगर आप कंसेप्ट उसको अप्लाई नहीं करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 2-3 महीने ही ध्यान में रखता है, लॉन्ग टर्म तक हम उसको ध्यान में नहीं रख सकते। तो यहाँ पे जीवनीय गण पहला है, चरक के सूत्र स्थान 4 में पहला ही गण है जीवनीय। तो इसके ड्रग रिकॉल करने से पहले हम उसकी कंसेप्चुअल स्टडी करेंगे और उसके बाद सेकंड स्टेप जो है उसमें उसके ड्रग को कैसे रिकॉल करना है ये हम अभी करेंगे। तो पहला हो गया अभी जीवनीय गण। अभी जीवनीय का मतलब क्या है? तो जीवनम आयु तस्मै हितम जीवनीयम, कि आयु के लिए हितकर जो है उसके जीवनीय कहते हैं। आयु के लिए हितकर जो जीवनीय, तो जो धातु को बढ़ाएगा वो जीवनीय कार्य करेगा। तो जीवनीय कार्य करने के लिए ये गण में जो द्रव्य है उनका रस पंचक क्या होना चाहिए, हम लॉजिक लगा सकते हैं। देखो कि वो मधुर रसात्मक होने चाहिए, मधुर विपाकी होने चाहिए और आइदर शीत या उष्ण वीर्य होने चाहिए। हमने पहले उसकी कंसेप्ट क्लियर कर ली। अब इस सेकंड स्टेज में हम क्या करेंगे कि उसमें से ड्रग कौन कौन से आ सकते हैं। तो अगर कोई भी बड़ी चीज हो, अभी मैं एक टेक्निक भी आपको बताने जा रहा हूं कि कोई भी बड़ी चीज हो उसको आप अगर डिवाइड कर लेंगे ना तो उसको ध्यान में रखना या तो रिकॉल करना आसान हो जाता है। अब डायरेक्टली 10 के 10 द्रव्य अगर आपको रिकॉल करना है तो 10 के 10 द्रव्य एक ही साथ आप पूरा रिकॉल करना थोड़ा इम्पॉसिबल है। तो मैं अभी पढ़ाते वक्त बच्चों को काफी टाइम ऐसी टेक्निक बताता हूं को बड़े ग्रुप को आपको क्या करना है छोटे ग्रुप में डिवाइड करना है। तो पहला हमें अभी ड्रग रिकॉलिंग करना है तो हम क्या करेंगे 10 द्रव्यों को डिवाइड कर लेंगे। तो क्या हो गया अष्टवर्ग के 6 द्रव्य, देन मुद्गपर्णी, मार्शपर्णी, यष्टि, मधु और जीवंती। अभी आपको क्या करना है ये 10 द्रव्य रिकॉल करने की, जीवनीय गण के 10 द्रव्य कौन से आपको रिकॉल करना है। तो आप क्या करेंगे इसको ये छोटे ग्रुप में डिवाइड करेंगे। अष्टवर्गीय के 6 आप ध्यान में कैसे रखेंगे, आपको पता है जीवक, ऋषभक, मेधा, महामेधा, काकोलिक, क्षीरकाकोली। और इसमें कौन से 2 द्रव्य नहीं है तो रिद्धि रिद्धि नहीं है। तो आपको ये ध्यान में रखते हुए क्या करना है कि लास्ट के 2 द्रव्य इसमें नहीं है, क्योंकि आप अष्टवर्ग जब रिकॉल करते हैं तो कैसे करते हैं जीवक, ऋषभक, मेधा, महामेधा, काकोलिक, क्षीरकाकोली, रिद्धि रिद्धि। तो इससे भी रिद्धि रिद्धि वर्जित अष्टवर्ग के 6 द्रव्य जीवनीय गण में। देन मुद्गपर्णी, मार्शपर्णी पर आपको रस पंचक पता होना चाहिए, मधुर, मधुर रस और उष्ण वीर्य है। तो नेचुरली मधुर रस और मधुर उष्ण होने की वजह से वो जीवनीय कार्य करेगा। देन थर्ड हो गया यष्टि मधु। अब यष्टि मधु को रिकॉल करने के लिए मैं अभी दूसरा आसान तरीका भी बताता हूं। आपको सेकेंड ईयर में शायद पढ़ा होगा कि यष्टि मधु सर्वाधिक गणों में आया हुआ द्रव्य कौन सा है। ऐसा एक एमसीक्यू आपको करना पड़ता है। तो सर्वाधिक ज्यादा गणों में यष्टि मधु आया है, टोटल 11 गणों में यष्टि मधु का समावेश है। तो ये अगर एमसीक्यू आप रिकॉल कर लेंगे तो आप एक अंदाजा भी लगा सकते हैं कि यष्टि मधु ये मधुर मधुर शीतवीर्य, इसलिए वो जीवनीय कार्य कर सकेगा। तो एक आपका काम आसान हो गया है कि जीवनीय गण में यष्टि मधु मधुर रस, मधुर विपाक्य और शीतवीर्य होने की वजह से उसका जीवनीय गण में समावेश होता है। देन थर्ड हो गया है जीवंती। यहाँ पे आप 2 टेक्निक लगा सकते हैं, एक तो नाम साधर में मीन जीवनीय गण और जीवंती दोनों में नाम साधर में या तो उच्चार साधर में। देखो तो आपको ये एक तरीका ध्यान में रखने के लिए मदद करेगा कि जीवनीय गण में उससे नाम के साधर में होने वाला जीवंती द्रव्य है। और दूसरा टेक्निक क्या हो गया कि जीवंती मधुरस, मधुर विपाक और शीतवीर्य। शाखा वर्गों में श्रेष्ठ आपको पता ही होगा कि जीवंती शाखा नाम श्रेष्ठा। तो शाखा वर्ग में श्रेष्ठ और मधुर मधुर शीते
और अगर उसका रसपंचक मधुर मधुर शीत है वो तो धातु का पोषण करेगी और जीवनीय कार्य करेगी। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको अभी जीवनीय गण रिकॉल करना आसान हो गया है। 6+2+1+1 अष्टवर्ग, रिद्धि रिद्धि वर्जित अष्टवर्ग, मुद्गपर्णी माशपर्णी, ज्येष्ठी मधु मीन्स मधुक और जीवंती है। मुझे लगता है एकदम ही आसान हो गया है। देन सेकंड गण है दीपणीय गण। तो पहले हम इसका कंसेप्चुअल स्टडी करेंगे और उसके बाद उसको 10 द्रव्य रिकॉल करने के लिए क्या टेक्निक यूज करेंगे। तो दीपणीय मीन्स दीपन करने वाले द्रव्य, ये गण दीपन करते हैं। तो दीपन कर्म के लिए अग्नि महाभूत की जरूरत होती है। तो अग्नि दीपन के लिए तेज महाभूत प्रधान द्रव्य इसमें होने वाले चाहिए। दूसरा आपका लॉजिक क्या बताता है कि कौन सा रस दीपनीय कर्म करता है। तो कटुरस दीपनीय कर्म करेगा। मधुर अम्ल करेगा क्या? मधुर कषाय नहीं करेगा। तो कटुरस प्रोबेबली दीपन कर्म करेगा। देन कौन सा विपाक दीपनीय कर्म करेगा? तो प्रोबेबली कटु विपाक ज्यादा करेगा अम्ल के मुकाबले। और तीसरा उष्ण वीर्य द्रव्य भी दीपनीय कर्म कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि अपने दिमाग में एक कंसेप्ट क्लियर कर ली कि दीपनीय गण में अग्नेय द्रव्य होने चाहिए, कटु कटु उष्ण द्रव्य होने चाहिए। तो अभी इस तरीके से हम इसका गण रिकॉल करेंगे। तो जैसे मैंने जीवनीय गण में बताया कि हमने 3 ग्रुप कर लिए, वृद्धि रुद्धि वर्जित 6 द्रव्य, देन मुद्गपर्णी माशपर्णी 2, देन यष्टि मधु, ऐसा हमने उसको डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे दीपनीय को भी कॉल करने के लिए आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो षडूषण 6+3+1 क्या करना है आपको? 6+3+1। आप जब भी रिकॉल करेंगे ना तो आपको क्या करेंगे कि आपको उसको मैंने ध्यान में कैसे रखा था ये पहले आप दिमाग में लाएंगे और उसके बाद आप उसको रिकॉल करेंगे। तो षडूषण, तो पहले आपको षडूषण की कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। षड और उषण, उषण शब्द का संस्कृत में अर्थ क्या है? शायद मुझे लगता है आपको ये भी सेकंड ईयर में पढ़ाया होगा कि उषण का मतलब है कटुरसात्मक। उषण इसका मतलब क्या है? कटुरस। तो आपने ये भी पढ़ा होगा, देखो सेकंड ईयर में त्रिउषण, चतुर्उषण, पंच उषण, षड उषण। उसको उषण क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें कटुरस होता है। त्रिउषण सुंठ मरीच पिप्पली, चतुर उषण, पंच उषण, पिप्पली पिप्पली मूल चव्य चित्रक नागर, षड उषण उसमें मरीच मिला दिया जाए तो उसमें षड उषण तैयार होता है। तो आपकी ये कंसेप्ट क्लियर होगी कि षड उषण में कटु रसात्मक द्रव्य होते हैं। और हमने दूसरी नंबर वाली स्लाइड में क्या रिकॉल किया कि दीपनीय गण में कटु रसात्मक द्रव्य होने चाहिए। तो आपका ये काम आसान हो गया है कि उसमें षड उषण के 6 द्रव्य तो फिक्स हो गए। बाद में हमने दूसरा टेक्निक या लॉजिक क्या लगाया था कि दीपनीय गण में कटु रसात्मक द्रव्य होने चाहिए। तो वो अभी प्रोबेबली कौन से होंगे? तो ये आपको 2-3 बार रिकॉल करना होगा। अजमोदा, हिंगू और भल्लातकास्ती। अजमोदादी चूर्ण भी मार्केट में आता है, वो दीपन कर्म करता है। देन हिंगू भी आपको पता है कि हिंगू भी दीपनीय कर्म करता है। हिंगवाष्टक चूर्ण जो मार्केट में उसका प्रोडक्ट आता है वो अग्नि दीपन के लिए हम यूज करते हैं। तो इस हिसाब से आपको हिंगू भी रिकॉल करने में इतनी कठिनाई नहीं होगी। और तीसरा है भल्लातक अस्थि। लेकिन यहाँ आपको ये केयर क्या करनी है कि आप ये भल्लातक अस्थि बताया, खाली भल्लातक आपको ध्यान में नहीं रखना है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है लेकिन आपको वो भी ध्यान में रखनी पड़ती है कि भल्लातक की अस्थि, क्योंकि भल्लातक के जो प्रयोज्यांग है उसमें भल्लातक का त्वक और मांस और भल्लातक की अस्थि ऐसे दोनों प्रयोग में लाए जाते हैं। तो भल्लातक की अस्थि दीपनीय कर्म करती है और भल्लातक का जो त्वक और मांस है वो क्या करता है? वो ब्रूहन कर्म करता है। तो यहाँ पे भल्लातक अस्थि लेने हैं आपको, खाली भल्लातक नहीं ध्यान में रखना है, वो भी दीपन कर्म है। और तीसरा जो हो गया अम्लवेतस। तो अभी और एक मैं टेक्निक आपको एंट्रेंस की पढ़ाई करते वक्त जो आपको करना चाहिए वो एक टेक्निक भी बताने जा रहा हूं आपको। और एक पढ़ाई करते वक्त क्या करना है कि 2-3-4 रेफरेंस को आपको कोरिलेट करना भी सीखना है। तो कोरिलेट कैसे करना है, उसका फायदा क्या होता है, ये भी अभी मैं यहाँ पे बताऊंगा। जैसे अम्लवेतस, आपने शायद सेकंड ईयर में चरक का अग्रय संग्रह किया होगा। देखो कि अम्लवेतस का अग्रय क्या है। तो ये 2 रेफरेंस आप अगर कोरिलेट करेंगे तो उसका भी फायदा होता है। अम्लवेतसो भेदनीय दीपनीय अनुलोमिक वातशेष महाराणा, ऐसा अग्रय चरक के सूत्र स्थान 25 में आए। तो वहां पे क्या बताया कि अम्लवेतसो भेदनीय दीपनीय। तो यहाँ पे फायदा क्या हो गया कि दोनों चीजें आपको ध्यान में रखने में मदद होगी। इसका फायदा होता है कि 2 या 3 या जो भी आपको रेफरेंस रिकॉल होते हैं ना उसको कोरिलेट करना भी आप अगर सीखेंगे तो उसका फायदा होता है। तो अम्लवेतस अग्रय के हिसाब से भी दीपनीय कर्म करता है
और अम्ल रस, षड रस आपने पढ़े हैं, षड रसों में कटु रस भी दीपन करता है और अम्ल रस भी दीपन करता है। तो अम्ल रस का द्रव्य अम्ल वेतस यह भी दीपन कर्म करेगा। ठीक है, तो मैंने अभी ये दीपनीय गण के द्रव्यों को रिकॉल करने की टेक्निक आपको बताई कि सॉल्यूशन प्लस 3 कटुरस द्रव्य प्लस 1 अम्ल द्रव्य। कैसे रिकॉल करेंगे आप? 6 सॉल्यूशन के 6 हो गए, 3 दीपन कर्म करने वाले और एक अम्ल रस कर्म करने वाला अम्ल वेतस। चलो इसमें भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो अजमोदा और हिंगू क्या करेंगे हम जब ये करते हैं, देखो रसोई घर में हमारे क्या होता है, रसोई घर में रसोई करते वक्त अजमोदा और हिंगू हम ज्यादातर यूज करते हैं। देखो कोई भी सब्जी बनानी है, सब्जी पकानी होती है तो उसमें हम हिंग भी डालते हैं, देखो, और अजमोदा भी डालते हैं। तो आपको ये रिकॉल करने की और एक मदद मिलेगी कि जो रसोई घर में जो द्रव्य होते हैं उसमें से वाले 2 द्रव्य भी दीपनीय गण में आए, तो अजमोदा और हिंगू हो गया और भल्लातीस। ठीक है, तो सॉल्यूशन प्लस रसोई घर के 2 द्रव्य अजमोदा प्लस हिंगू प्लस भल्लातकास्ती और अम्लरस भी दीपन करता है, इसलिए अम्ल वेतस भी दीपनीय गण में आएगा। ये अभी इतना आसान हो गया है। हमने सैंपल के तौर पर अभी तीसरा गण भी लिया है, वर्ण्य गण। तो हमारे टेक्निक के हिसाब से हम पहले वर्ण की कंसेप्ट पहले क्लियर करेंगे और बाद में वर्ण गण के द्रव्यों को रिकॉल कैसे करना है पढ़ेंगे। तो वर्ण मीन्स क्या है? वर्ण को एनहांस करेगा। तो वर्ण को एनहांस कब होता है कि त्वचा अगर आपकी अच्छी होती है, सारवान होती है, तो आपका वर्ण अच्छा रहेगा। देखो, तो त्वचा सारवान को आपका एक रेफरेंस आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि त्वक सारता इज इक्वल टू रस सारता। ये आपने वाग्भट में पढ़ा है, देखो कि रससार व्यक्ति त्वक सार होते हैं। तो नेचुरली अगर रस पोषण करने वाला द्रव्य है तो वो त्वक की सारता भी बढ़ेगा और उसका वर्ण भी एनहांस होगा। देन सेकंड, वर्ण बढ़ाने के लिए रक्त पे कार्य करने वाले भी द्रव्य होने चाहिए। तो रसगामी द्रव्य, रक्तगामी द्रव्य, और तीसरा टेक्निक क्या बताता है कि मधुरस वर्ण कार्य करता है। अब अगर 6 रस आपने पढ़े होंगे तो 6 रसों में से कौन सा रस वर्ण कार्य करेगा? तो नेचुरली मधुरस वर्ण कार्य करेगा। तो आपके दिमाग में एक कंसेप्ट पहले लानी है कि वर्ण कार्य करने के लिए रसगामी, रक्तगामी और मधुर रस वाले द्रव्य होने चाहिए और शीतवीर्य द्रव्य होने चाहिए। अगर आपने ये परफेक्ट कर लिया तो आपको कम से कम 10 में से, तो मुझे गारंटी है कम से कम 5 द्रव्य तो आपको इजीली रिकॉल होंगे। तो अभी ये ड्रग को आपको रिकॉल करना है कि वर्ण गण में कौन से द्रव्य आए। तो इसमें के लिए मैं अभी आपको 2-3 टेक्निक बताने वाला हूं। पहले तो 2 टेक्निक मैंने बता ली है कि रक्त पे कार्य करने वाले कौन से हो गए, रासा, अरिवा, मंजिष्ठा। तीसरा जो प्रैक्टिकली हम यूज करते हैं, चंदन को आपको पाठ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकली हम चंदन का लेप वर्ण को एनहांस करने वैसे यूज करते हैं। तो चंदन बाय डिफॉल्ट वर्ण गण में आना ही चाहिए, ये आपको दिमाग में बैठना चाहिए, खाली आपको पढ़ के आगे नहीं जाना है। आपको पता होता है कि दिवाली के दिन में हम जो अभ्यंग या उठना लगाते हैं उसमें चंदन होता है। देखो, तो चंदन का लेप वर्ण करता है, ये आपको क्लिनिकली पता है। तो ये चीज आपको क्लिनिकली पता है तो नेचुरली चंदन आना चाहिए। दूसरा, आपने शायद सेकंड ईयर में पढ़ा होगा कि रक्त के जो प्रदोषज विकार होते हैं उसमें ज्यादातर कौन से द्रव्यों का ज्यादा यूज होता है? तो नेचुरली सारिया और मंजिष्ठा का ज्यादा यूज होता है। देखो, तो नेचुरली 2 द्रव्य आपके फिक्स हो गए कि जो रक्त पे कार्य करते होने वाले हैं वो भी वर्ण गण में आने चाहिए। तीसरा, चंदन जो क्लिनिकली यूज में होता है वो भी आना चाहिए। तीसरा हो गया है उशीर। उशीर भी रक्त या रस धातु पे काम करता है, इसलिए वो भी वर्ण कार्य करेगा। चौथा, मधुक। अभी मैंने पहले स्लाइड में आपको बताया, देखो कि यष्टि मधु यह सर्वाधिक गणों में आया हुआ द्रव्य है। तो 11 गणों में आए तो वो कहां पे है? जीवनीय में भी है और यहाँ पे वर्ण भी है। और यहाँ पे वर्ण में क्यों आएगा? क्योंकि वो मधुरस, मधुरपाक और शीतवीर्य है, इसलिए वो रस धातु पे कार्य करेगा, रस का पोषण करेगा और उसकी क्या बढ़ेगी? उसकी रस सारता बढ़ेगी और वर्ण कार्य होगा। चलो अभी मैंने जैसे लास्ट स्लाइड में एक अभी कोरिलेट बताया, देखो, तो आपको ये रेफरेंस भी आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए। एंट्रेंस के पढ़ाई के लिए ऐसा स्टडी होना जरूरी है। क्या आपके दिमाग में आना चाहिए? तो यष्टि मधु का अग्रय भी आपके दिमाग में आना चाहिए। क्या यष्टि मधु का अग्रय? मधुकम चक्षुष वृक्ष वर्ण केश कंठ्य वर्ण वीरजनीय रोपणियाणम। आपको याद होगा, क्योंकि आप अगर जितनी ज्यादा पढ़े होंगे और जितना आपका ये पूरा कंसेप्चुअल स्टडी होगा ना, तो आपको रेफरेंस को रिलेट करना भी आप सीख जाएंगे। तो मैंने क्या किया, आपको 2 रेफरेंस को रिलेट कर दिए। देखो क्या
पहले वाले में मैंने अम्ल वेतस का अग्रे आपको कोरिलेट करके दिया देखो, और यहाँ पे मैं अभी क्या करने जा रहा हूँ, यष्टि मधु का अग्रे आपको पता है क्या, मधुकम चक्षुष वृक्ष केश कंठ वर्ण्य और वीरजनीय रोपणीयाणम। तो अग्रे में वर्ण्य शब्द आया है देखो, तो देखो दो रेफरेंस आपके कोरिलेट भी हो गया। तो नेचुरली मधुक मीन्स यष्टि मधु रसगामी होने की वजह से या तो उसके अग्रय में भी उसके वर्ण्य का उल्लेख है, इसलिए वो वर्ण्यगण में आएगा। देन तुंग और नागकेशोर हो गया। आपको अभी ये क्या करना है कि आपको क्लिनिकल नॉलेज होना चाहिए, कि आपको पता होगा कि केशर हम प्रैक्टिकली कुमकुम आदि तेल आता है देखो, आपको पता भी होगा केशर का कुमकुम पर्याय नाम है और उसका कुमकुम आदि तेल नाम का मार्केट में प्रोडक्ट भी आता है, केरला की कंपनी का आता है। और वो भी नहीं आपको पता होगा तो आपने फेयर एंड लवली की एड देखी होगी देखो, उसमें आपने लेटेस्ट अगर एड देखी होगी तो उसमें उन्होंने बताया देखो कि जो फेयर एंड लवली बना है उसमें कुमकुम आदि तेल एज ए इंग्रेडिएंट करके उन्होंने ऐड किया है। तो फेयर एंड लवली में कुमकुम आदि तेल क्यों डाला है, क्योंकि वो वर्ण एनहांस करता है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है कि केशर नहीं है तो उसके बदले नागकेशर यहाँ पे इंग्रेडिएंट, और किस नाम से, तुंग नाम से यहाँ पे इंग्रेडिएंट आए। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, हाँ, कि तुंग नाम से नागकेशर केशर के अभाव में वर्ण्यगण में आए, क्योंकि आपको क्लिनिकल नॉलेज क्या है कि केशर यानी कि कुमकुम वर्ण्य कार्य करता है, लेकिन चरक के गण में केशर नहीं है तो केशर के अभाव में नागकेशर है, और किस नाम से, तो तुंग नाम से। देन आगे के दो द्रव्य आपको रिकॉल करने, सीता और लता। पहले तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि सीता का मतलब क्या है और लता का मतलब क्या है। तो सीता मीन श्वेत दुर्वा और लता मीन श्याम दुर्वा। तो इसको ध्यान में रखने के लिए हमने ट्रिक बनाई है। क्यों, क्योंकि लेप कौन लगाता है, तो ज्यादातर लड़कियां लगाती है देखो। लड़के कभी लेप लगाती है वो देखे क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो लड़कियां लेप लगाती है, तो लड़कियों के लिए लेप लगाने की और वर्ण एनहांस करने की ज्यादा जरूरत होती है। तो हम क्या करेंगे, दो सीता और लता नाम की दो लड़कियां इमेजिन करेंगी और उनको लेप लगाने को हम इमेजिन करेंगे, तो आपका काम और आसान हो गया। देखो कि सीता और लता नाम की लड़कियों को आपने वर्ण जनन के लिए चरक के वर्ण गण का लेप दे दिया, ये आपका काम आसान हो गया। और लास्ट वाला क्या है, पद्म का। ये थोड़ा आपको पर्पजली करना पड़ेगा कि पद्मक भी शीत है, रसगामी द्रव्य है, इसलिए वो भी वर्ण कार्य करता है। तो ओवरऑल अभी मैंने टेक्निक क्या बताए कि 10 द्रव्यों को हमने छोटे ग्रुप में डिवाइड कर लिया, उसमें क्या क्या कर लिया, रसगामी, रक्तगामी, जो क्लिनिकली यूज में आते हैं, जो सर्वाधिक गणों में आए, ऐसे काफी चीजों को हमने एकत्रित करके क्या किया कि वर्ण्य गण के द्रव्य ध्यान में रखने के ट्राई किया। कि सारीवा मंजिष्ठा की जोड़ी रक्तगामी है, चंदन क्लिनिकली यूज करते, उशिर क्लिनिकली यूज करते, यष्टि मधु के अग्रय में वर्ण का उल्लेख है, पयस्या मीन्स विदारी मधुर मधुर शीत है, इसलिए वर्ण कार्य करेगी। केशर आपको पता है कि कुमकुम यानी केशर वर्ण कार्य करता है, उसके अभाव में नागकेशर तुंग नाम से आया है। देन सीता लता, श्वेत दुर्वा, श्याम दुर्वा, सीता और लता नाम की दो लड़कियों को आपको वर्ण द्रव्य देने हैं लगाने के लिए, और लास्ट वाला पद्म का। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सैंपल के तौर पे 3 आपको गण सिखाए। आगे की और भी स्लाइड होंगी, उसमें हम आगे के भी गण आपको पढ़ाएंगे और उसमें आपको ये टेक्निक भी बताएंगे कि ये द्रव्य के गण के द्रव्य आपको ध्यान में कैसे रखने। क्योंकि हम एंट्रेंस में ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या होता है, खाली आप पढ़ के आगे जाएंगे तो आपको वो ध्यान में नहीं रहेगा, तो आपको इसके टेक्निक भी यूज करने, आपका क्लिनिकल नॉलेज भी अच्छा होने चाहिए, आपको काफी सारे रेफरेंस भी पता होने चाहिए, तो रेफरेंस आप कोरिलेट भी कर सकते हो। तो ऐसा होगा तो आपका पढ़ाई थोड़ी आसान भी हो जाएगी। ठीक है, तो आगे की स्लाइड में हम बाद में चरकोक्त गण की नंबर 2 वाली स्लाइड में बाकी के भी गण गिलेंगे और उसके टेक्निक भी बताएंगे। ठीक है, तो आयुर्ज्ञान एकेडमी है हमारी, एआईपीजीटी का हम कोचिंग लेते काफी सालों से। कोरोना से हमने ऑनलाइन भी शुरू कर दिया है, हमने गूगल मीट पे हम लाइव क्लास लेते हैं डेली, और उसी का रिकॉर्डिंग करके हमने उसके ऐप पे भी अवेलेबल कर दिए। तो हम क्या करते हैं कि लाइव लेक्चर लेते हैं और लाइव लेक्चर को ही हम क्या करते हैं, हमारे ऐप पे उसका रिकॉर्डिंग ही डाल देते हैं। तो आपको अगर कांटेक्ट करना है तो मेरा नंबर है 9422254802। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है एआईपीजीटी नासिक, आप अगर सर्च में डालोगे तो वो भी आपको पता चल जाएगा, या तो आप सर्च कर सकते हैं, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, उस पर डेली 5 एमसीक्यू डालते हैं रैंडमली, आपके एक प्रैक्टिस के लिए हमारे चैनल पे हम डेली 5 एमसीक्यू डालते हैं, तो साल भर में कम से कम 15 से एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम को भी हमारे ज्वाइन कर सकते हैं,
सर्च में आपको खाली डालना है एआई पीजीटी नासिक आपको डालना है, तो वो भी आपको ध्यान में रहेगा। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट आपको हमारे चैनल को शेयर भी करिए और लाइक भी करिए। थैंक यू।